परंपरा। सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, आप जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम है गीत, नृत्य और परंपरा। श्रोताओं, आज हमारी चर्चा जो रहेगी वो नृत्य पर आधारित रहेगी और वो भी कथक शैली। कथक हमारे देश में बहुत प्रचलित है, पर ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। कथक उत्तरी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, जो नृत्यों में से एक। कथक शब्द का उद्भव जो है वो कथा शब्द से होता है, जिसका अर्थ है कहानी कहना या कोई नाटकीय रूप से जुड़ा होता है। इसके 3 मुख्य घराने हैं, जयपुर, लखनऊ और वाराणसी। इसके इतिहास की बात करें तो श्रोताओं, ये महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है और एक बहुत पुरानी शैली है और कृष्ण कथाओं से भी जुड़ा हुआ पाते हैं। भावपूर्ण अभिनय और शुद्ध नृत्य का मिश्रण होता है। घुंघरू के साथ जटिल फुटवर्क भी होता है। कई भाव प्रस्तुतियाँ होती हैं इसमें और मुख्यतः इसके जो वाद्य यंत्र हैं वे है बांसुरी, तबला, हारमोनियम, पखावत, सारंगी, संतूर जैसे वाद्य यंत्रों से इसकी प्रतिभा पहचानी जा सकती है। पर सबसे अधिक जो श्रेय जाता है वो है नृत्य करने वाले पर। वो किस प्रकार इसकी प्रस्तुति करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज हमारे साथ एक नृत्यांगना जुड़ी हुई हैं, जो कि डॉक्टर इन फिलॉसफी इन परफॉर्मिंग आर्ट्स MGI की हैं, और सबसे परिचित करवाती हूँ वे हैं डॉक्टर श्रीमती अर्चना बीवाजी रामा। हम श्रोताओं की ओर से और हमारी ओर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस मंच पर। श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कविश और सत्यन प्रोडक्शन सीट पर बैठे हुए हैं। हमारी फ़ोन कॉल्स लेने के लिए दीपशिखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और फ़ोन नंबर तो आप सब जानते ही हैं, 402-8070। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज करना हो तो आपके लिए नंबर है 52506200। श्रोताओं, अब हम बातचीत जारी करते हैं। सबसे पहले हमने आपके साथ मिलकर उनका स्वागत किया है, पर स्वागत के साथ उनका छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे कि आप कथक शैली से कैसे जुड़ी और आप किस घराने से जुड़ी, कैसे आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की और कैसे सब कुछ किया। हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ी सी जानकारी। प्रणाम। मैं कथक शैली से जुड़ी 2001 में जी। स्वर्गवासी श्रीमती कमल नंद किशोर, जो मेरी पहली गुरु रही है जी, उनसे शिक्षा प्राप्त किया। वो जब गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक MOU साइन हुआ था जी 1964 में, तो तब वो लोग, ये स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो गई, तो वो लोग जब उस समय पे प्रोफेशनल्स को लेके आए थे मॉरिशस, उस ज़माने की बात है जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन म्यूज़िक और डांस जी। तो प्रोफेशनल्स को लेके आए थे यहाँ पे अपनी ये शिक्षा बांटने के लिए, और हम लोग जो मॉरिशन पीपल है उनसे ये शेयर करने के लिए, ये नॉलेज शेयर करने के लिए। तो उस समय की बात थी और मैं भाग्यशाली हूँ कि जो पहली कथक गुरु रही है मॉरिशस की, उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की। और 2003 में जब वो वापस इंडिया गए तो मैंने IGCIC ज्वाइन किया, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर। वहाँ पे अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद ICCR के थ्रू स्कॉलरशिप लगी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से अपना BA प्राप्त किया कथक में। अपनी गुरु डॉक्टर विधि नागर और प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव के अंडर वापस आई मॉरिशस। उसके बाद MGI ज्वाइन किया 2009 में और MA उस समय पे किया नहीं था। फिर 2012 में वापस स्कॉलरशिप लगी। भाग्य की बात है, बड़ों का आशीर्वाद, गुरु का, लोगों का आशीर्वाद, और ICCR स्कॉलरशिप दोबारा लगी। उसके बाद गए मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स कथक मैंने किया
जी 2014 में वापस आए और MGI में अभी तक हूँ, महात्मा गांधी स्टेट सेकेंडरी सोल्फेरिनो स्कूल में अभी वहाँ की पोस्टिंग है। और 2009 में अपनी खुद की डांस स्कूल मैंने खोली थी, कॉस्मिक स्कूल ऑफ आर्ट्स, और बहुत बच्चों को तैयार किया। और मेरे कुछ बच्चे अभी पढ़ा भी रहे हैं मेरे साथ, सिखा भी रहे हैं। BA 2 मेरे स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया है MGI से, और वो लोग अभी एडुकेटर्स हैं मिनिस्ट्री में। और हर संडे को मराठा मंदिर एक संस्था है जो औरियता में है, और वहाँ पे हम लोगों ने अपना डांस स्कूल खोला, मराठा मंदिर की आर्ट स्कूल, मराठा मंदिर आर्ट स्कूल करके। वहाँ पे हम लोग हर रविवार को सुबह के टाइम में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, और डांस, थिएटर, गायन, वादन, नृत्य एक बहुत अभ्यासपूर्ण है कि उसका अभ्यास आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, रोज जैसे रियाज तो संगीत छोड़ के नहीं लिए सकते। रियाज करना पड़ता है, वैसे ही नृत्य के लिए भी रियाज करना आपको पड़ता है। रोज रियाज करना पड़ता है। पर कथक शैली, जैसे कि मैंने अपने परिचय में भी बताया कि जयपुर घराना एक बना है, एक लखनऊ का घराना है, एक वाराणसी का घराना है। आपने अपनी शिक्षा वाराणसी से ग्रहण की है, उस घराने से जुड़ी हुई हैं। इसमें थोड़ा सा हम इतिहास जानना चाहेंगे कि कथक एक कथा शैली है, नृत्य के माध्यम से आप उस कथा को बताते हैं। आप नृत्य के माध्यम से आप भाव भंगिमा के साथ अपनी मुद्राओं को लेते हुए, अपने फुटवर्क को लेते हुए आप पूरी कथा बताते हैं। बोलते नहीं हैं, पर कथा नृत्य के माध्यम से सुना जाते हैं। हाँ। तो ये कैसे हो पाता है, और इसका थोड़ा सा इतिहास जानना चाहेंगे कि कथक कैसे भारत से शुरू हुआ और मॉरिशस में इसका इतिहास, जैसा कि आपने बताया 1964 में MOU हुआ और ये हुआ, पर इसके बावजूद भी थोड़ा सा इतिहास होगा कहाँ से शुरू हुआ और कैसे आज महात्मा गांधी संस्थान में सिखाया भी जाता है, और आप लोग अपने प्रयास से, अपनी छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं उसके माध्यम से भी नई कौपलों को सिखाते हुए उनको बड़ा वृक्ष बनाने का माध्यम बन रहे हैं। इस पर थोड़ी सी जानकारी। मैंने वाराणसी से शिक्षा प्राप्त ज़रूर किया है, बट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनारस घराना सिखाया नहीं जाता है। अच्छा। क्योंकि वो एक गुरुकुल परंपरा है, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम दिखाई देती है। जी। मैंने लखनऊ घराना से अपनी शिक्षा ग्रहण की। जी। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में ये जो गुरुकुल परंपरा होती है, आपको एक गुरु शिष्य परंपरा में ही जाना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटीज़ में उसका एक स्ट्रिक्ट सिलेबस नहीं होता है। जी। तो मैंने लखनऊ घराने से अपनी शिक्षा प्राप्त की। और जैसे कि सबको पता है, कथक 2 शब्द से जुड़ी रहती है। एक तो कथा, लेकिन वो शब्द आती है कथककार से। दैट वाज द स्टोरी टेलर। वो लोग फ्रॉम विलेज टू विलेज वो लोग ट्रैवल करते थे और कहानियाँ बताते थे, डेली लाइफ में, लोक कथाएं। वो डेली लाइफ में क्या होती है जी, अपनी रूटीन में क्या चल रहा है, वो बताते थे। कैसे मान लीजिए कोई नदी किनारे जा रहा है वो पानी भरने, तो कैसे अपना घाघर लेके कैसे वो लोग पानी भरने जाते हैं नदी किनारे, वो एक स्टोरी के थ्रू बताते थे। और जो भी मैसेज उन लोगों को पहुंचाना था विलेजर्स को, तो वो लोग इसके माध्यम से वो लोग पहुंचाते थे। और रही हिस्ट्री की बात, जैसे 3 घराने तो है ही है जी, लेकिन एक तो ये भी है कि मंदिरों में कथक थी उस समय पे, वो प्रस्तुत किया जाता था जी। दैट वाज द डिवोशनल पार्ट ऑफ इट। हाँ, कि कैसे भगवान को समर्पित करते हैं, वट एवर आवर डिवोशन वाज, और कैसे उस चीज़ को हम लोग भगवान को अर्पित करते हैं जी। तो वो डांस के थ्रू करते थे जी। और दूसरी बात ये थी, दूसरी एक जगह ये थी, मुगल दरबारों में होती थी। बिल्कुल। तो राजा लोगों के लिए थी,
वो लखनऊ घराने का था जी। जो जयपुर घराना है वो टिपिकल मंदिरों में होती थी, मंदिरों में, और जो लखनऊ घराना जो अभी तो हर जगह होती है बट उस समय पे दरबारों में होती थी जी। तो वो नवाब वाजिद अली शाह ने उनको कथक को उस दर्जे तक पहुंचाया था कि उसको एक एज अ गुड सोसाइटी में प्रेजेंट करने के लिए, ऐसा नहीं था कि बस डांस करने के लिए वो लोग दरबार में जाते थे, जा रहा है। नहीं, वो एक प्रस्तुति थी जो दरबारों में की जाती थी, उसके माध्यम से संदेश पहुंचाए जाते थे। और वो बहुत एक ग्रेसफुल, बहुत ही ग्रेसफुल मूवमेंट्स के थ्रू, और जो जयपुर घराने में होती थी भगवान को जो समर्पित करते थे वो भजन के थ्रू, कि एक परन के थ्रू, कि गणेश परन जो ले लिया, कुछ शास्त्रों से संस्कृत कोई श्लोक ले लिया, उसमें कुछ बोल ऐड कर लिया जी, तो उसको एक परन बनाते थे पखवाज के बोलों से और कथक के बोलों से, उसको एक उसको मिश्रित करके प्रस्तुति होती थी जी। भजन कीर्तन कुछ भी, जो कृष्ण भजन होती थी तो उसमें कृष्ण के नटखट भजन तो हो ही रही है, बीच में कुछ कुछ तोड़े टुकड़े ऐड किए जाते थे और नटवरी बोल्स यूज़ किए जाते थे। कृष्ण तो नटवर कहलाया जाता है, तो बोल्स लिए जाते थे और उनको एक वो भजन के बीच बीच में वो डांस होता था, और जो भजन के लाइंस जो हो रही है उस पे पूरा भाव पक्ष था, और स्टोरीज वो परन और परमेलू और जो भी टुकड़े थे उसके थ्रू वो स्टोरीज पहुंचाते थे। तो बहुत सरल और अच्छा माध्यम था। इसमें श्रृंगार भी बहुत होता होगा। श्रृंगार भी बहुत होता था। तो श्रृंगार का भी एक बहुत बड़ा महत्व है नृत्यांगना के साथ जो भी कर रहा है, चाहे और वो नायिका पुरुष हो या स्त्री हो। मान लीजिए डेली लाइफ में हम लोग हर एक रूप आधारित करते हैं, एक लेडी को ले लीजिएगा, एक स्त्री को ले लीजिए जी, तो वो नायिका वो श्रृंगार भी करती है, उसको गुस्सा भी आता है, उसको खुशी भी होती है, उसको शर्म भी आ रही है, अपनी पति के बिलवेड के इंतज़ार में कैसे तड़प रही है, तो अष्टनायिका होती है। तो अष्टनायिका कैसे उसको उस स्टोरी जो डेली लाइफ में हो रही है उसको भाव पक्ष से कैसे आप उसको जोड़ते हुए और प्रस्तुत करते हैं, उसके थ्रू आप बहुत स्टोरीज को रिलेट कर पाते थे। तो इसमें श्रृंगार का भी महत्व है और वेशभूषा का भी तो एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि नृत्य करते समय आपको ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जिससे कि आप कंफर्टेबल भी रहें और प्रस्तुति भी अच्छे से हो पाए, और आपका फुटवर्क दिखना चाहिए। जो ये बनारस घराने की स्पेशलिटी है। जयपुर घराने में भी फुटवर्क बहुत होता है, बनारस घराने में वो लोग बहुत ही एम्फेसिस देते हैं फुटवर्क पे। उन लोगों का पैर पूरा फ्लैट जाता है, और जिस तरीके से वो लोग उसको डेपिक्ट करते हैं वो बहुत ही बहुत एकदम से जोर लगा के फुटवर्क करते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। वो बनारस घराने की स्पेशलिटी है। जैसे कि लखनऊ घराने का ग्रेसफुल मूवमेंट, जयपुर घराने के भाव पक्ष, तो बनारस घराने का फुटवर्क बहुत ज़्यादा उस पे ध्यान दिया जाता है। गीत, नृत्य और परंपरा। एक बार फिर स्वागत करते हैं श्रोताओं। हमारे साथ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डॉक्टर अर्चना बीवाजी रामा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज कथक शैली पर बात हो रही है, कथक नृत्य पर बात हो रही है, और वे उनसे जानना चाहेंगे कि आप छात्रों को सबसे पहले शिक्षण से जोड़ती हैं, तो किस प्रकार से आप उनको बता पाती हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, और कैसे इसका प्रारंभ कर सकते हैं? ये मैं एक नॉर्मल सी एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। ये जब हम ये उंगली दिखाते हैं तो हम लोग क्या डेपिक्ट करते हैं उससे?
कि या फिर किसी को सावधान कर रहे हैं, हाँ, या फिर किसी को चेतावनी दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, राइट। और ये उंगली जब दिखाते हैं तो हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि सब अच्छा है, वेरी गुड, यू डिड समथिंग वेरी नाइस, राइट। तो पहली एक मुद्रा जो होती है, जो जब हम लोग खड़े होते हैं संपाद में, जो पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन है, बेसिक स्टैंडिंग पोस्चर जो है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडेक्स फिंगर को, फोर फिंगर को और थंब को मिलाते हैं जी। तो ये एक पोजीशन बनता है। या फिर कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं, तो थंब और फोर फिंगर मिक्स हुआ। तो क्या होता है, और हम लोग खड़े होते हैं ऐसे, हम लोग जब ऐसे खड़े होते हैं तो ये थंब और फोर फिंगर मिक्स्ड हुआ, और हम लोग खड़े होते हैं संपाद में और नंगे पैर खड़े होते हैं। हाँ, नृत्य तो बिना जूते चप्पल के ही हाँ। होता है। तो क्या होता है, हम लोग अर्थ पे ऐसे नंगे पैर हैं और ऐसे हम लोग खड़े हैं, तो क्या होता है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव माना जाता है। उसको जब मिलाते हैं, इट ब्रिंग्स अ बैलेंस इन द होल बॉडी। और हम लोग नंगे पैर खड़े हुए तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बन जाते हैं जब हम लोग पैर को मार रहे हैं, जो तत्कार, जो बेसिक कथक की फुटवर्क होती है तत्कार, तो यही फर्स्ट एक फुटवर्क है जो सब लोग सीखते हैं। और इस पोजीशन में खड़े होके और या फिर हाथ बांध के जो हम लोग कर रहे हैं, तो पूरा इसका ये बन रहा है, एंड इट्स पूरे बॉडी में ये चल रहा है। जो हम लोग आज फ्लो जाता है, जो एनर्जी अर्थ की है वो बॉडी में जा रही है। और आप जब यहाँ तक पहुँच रहे हैं, आपकी जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी मन में शंकाएं हैं, डाउट्स है, या कुछ भी है और फियर है, इट गेट्स बैलेंस्ड विद द पॉजिटिव अवे। और हम लोग उसका रियाज करते हैं, तभी तो सब लोग डांस के बाद या फिर कोई एक्सरसाइज के बाद उन लोगों को खुशी मिलती है, या फिर उन लोगों को फील होता है कि आई एम फीलिंग बेटर। और जो ग्राउंडिंग, जो आजकल हर मेडिकल फील्ड में सारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि गो फॉर ग्राउंडिंग। नंगे पैर आप अपने घास पे चलो, घास पे चलिए सुबह के समय, और नंगे पैर चलना आवश्यक होता है। तो क्यों बोलते हैं मिनिमम 15 मिनट्स आप खड़े हो जाइए और आप चलते जाइए नंगे पैर, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दैट एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड इज गेटिंग इनसाइड ऑफ योर बॉडी। तो वही चीज़ जब आप इस पोजीशन में खड़े हो रहे हैं, उसका डबल असर हो रहा है कि ग्राउंडिंग भी हो रही है और आपके बॉडी में जो नेगेटिव है इट्स गेटिंग बैलेंस्ड विद द पॉजिटिव। तो हस्त मुद्राओं के माध्यम से जो एक अराल मुद्रा है, उससे नेगेटिव और पॉजिटिव का बैलेंस हो रहा है। वो बैलेंस अपने आप होता है, जो कि आपके शरीर के लिए और आपको बहुत लाभदायक है, और आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा है उसके लिए। और ये नेचर का एक काम है जो स्वाभाविक हो रहा है। सारे बच्चों को ये जब सिखाते हैं ना जी, तो वो लोग खुद इस मानसिक पोजीशन में आते हैं। वो लोग फिर आज का परिवेश देखते हुए बहुत आवश्यक है कि हम बच्चों को बैलेंस रखें। तो वो लोग भी जब सोच रहे हैं ना, सर में वो बैलेंस होना चाहिए, दिमाग में, कि कैसे हम अपने आप को संयम से और रखते बहुत हुए काल्मली। तो वो लोग भी ये सोच रहे हैं ना कि हम डांस करने जा रहे हैं, तो ये अगर सिखाया गया है और ये एक्सप्लेन किया गया है, तो अपने आप वो एक पोजीशन बन जाती है ना दिमाग में कि हाँ ये होने वाला है। तो दैट पॉजिटिव थॉट आल्सो, वो प्रक्रिया अपने आप हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ। आपने जैसे कि बताया मुझे कि 1964 में MOU साइन हुआ था मॉरिशस और भारत सरकार के बीच कि यहाँ पे कथक नृत्य शैली सिखाई जाएगी, और संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से हम अपनी परंपरागत शैलियों से जुड़ पाते हैं और उसको सब में बांट पाते हैं। तो इसके बाद 1964 के बाद ये प्रक्रिया कैसे चलती रही? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे देश में ना, तो ये पहले जैसे MGI में था, तो इंडियन स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड डांस थी, इंडियन स्कूल ऑफ म्यूजिक। तो उसमें वो जो जितने भी प्रोफेशनल्स आए हुए थे वो लोग सिखाते थे जी। तो धीरे धीरे उसको देश के स्कूल्स में दोपहर के टाइम में, नॉर्मल स्कूलिंग आवर्स के बाद, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, तो क्लासेस खोले थे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जी। तो लोग शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। तो सरकारी संस्थाओं में, स्कूलों में तो MGI अपना वो करते थे, क्लासेस दोपहर को करते थे जी। तो टू गेट एक्सेसिबिलिटी टू
पूरे सभी देश के है, लिए, नहीं पूरे तो देश के लिए। सबको मौका आना पड़ता। जी तो उन लोगों ने डिसेंट्रलाइज किया उसको जी। और मॉरिशस के कोने कोने में कॉलेजेस में दोपहर को नॉर्मल स्कूलिंग आवर्स के बाद वो सिखाते थे गायन, वादन, नृत्य। तो धीरे धीरे क्लासेस सर्टिफिकेट लेवल, एडवांस सर्टिफिकेट, फिर टर्शरी में डिप्लोमा और बीए लेवल, और अभी एमए भी होता है। तो ये अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से जुड़ी हुई है। ये जो सर्टिफिकेट्स वो लोग डिग्री और एमए में कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से अवार्ड किया जाता है वो डिग्री। तो क्लासेस जो होती थी उस समय पे वो लोग एमजीआई एम्प्लॉय करते थे स्टाफ लोगों को, और उन लोगों को वो इंस्टीट्यूट्स में भेजते थे दूसरे दूसरे जगहों में, तो वो सेंटर्स में। स्थानीय टीचर्स होते हैं या के भारत से ही आते हैं? अभी तो मॉरिशन टीचर्स हैं। मॉरिशस। तो अभी तो इसका मतलब 1964 से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसने लोग यहाँ और पर पढ़ाई कितने करने गए। गुरु हाँ, और बहुत बने कितनी हैं। नृत्यांगनाओं को तैयार कर लिया। तो उस समय से उस समय पे जब वो लोग सिखाने आए तो धीरे धीरे बहुत लोगों को आईसीसीआर स्कॉलरशिप मिलने लगी। जी। बहुत लोग इंडिया जाने लगे और इन डेप्थ पढ़ाई करने के लिए हर शैली में, और वो लोग वापस आए तो एमजीआई उस समय पे रिक्रूट कर रहे थे, तो उन लोगों ने एमजीआई ज्वाइन किया। तो एमजीआई की सेकेंडरी, अभी एमजीआई के 6 सिस्टर स्कूल्स हैं। जी। तो हर कॉलेज में नृत्य, गायन, वादन होता है, सिखाया जाता है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी अपने कॉलेजेस में सिखाते हैं। तो अभी हर जगह फैली हुई है। इट्स एक्सेसिबल टू वन एंड ऑल। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आती हूँ कि नृत्य सीखने के पीछे हम कहीं ना कहीं बच्चों को, आज की युवा पीढ़ी को ड्रग्स से और दूसरी चीज़ों से दूर रखते हुए एक सही माध्यम, चाहे वो गीत सीखे, चाहे वो वाद्य यंत्र हैं जैसे सितार सीखना, तबला सीखना या नृत्य करना, उनको कहीं ना कहीं माइंडसेट को चेंज करता है और उनको एक सही माध्यम देता है अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के साथ जोड़ने के लिए। क्या आप सहमत हैं इस पर? हम सहमत हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के ह्यूमन बॉडी में जी 70% वाटर जी इज़ इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे आप बोल रहे, कैसे उन लोगों को ड्रग्स से दूर करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आज ये एक बहुत ज्वलंत समस्या है। हाँ, तो 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। जी। अगर आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर को आप एक शास्त्रीय संगीत जो चल रहा है, आपने म्यूज़िक ऑन किया या किसी की डांस प्रस्तुति हो रही है, तो वो गाना चल रहा है ना जी। आप एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर को आप उसको एक्सपोज करिए उस म्यूज़िक से जी। और आप उस पानी को लीजिए और आप उसको फ्रीज कर लीजिए। ओके। और आप सेम चीज़ इन अ वेरी डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट जहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स हो, जहाँ पे बहुत गॉथिक म्यूज़िक या फिर रॉक म्यूज़िक या जो म्यूज़िक बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं, जो सेहत के लिए अच्छा ना हो, बहुत लाउड, नकारात्मक हो। हाँ, जो सेहत के लिए नकारात्मक हो, वहाँ पे आप सेम ड्रॉपलेट ऑफ वाटर को रखिए जी, और दोनों को सेम टाइम आप उसको फ्रीज कर लीजिएगा। ठीक। जब आप देखने जाएंगे आप ये एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइए। ज़रूर, हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं वे भी अपने घर पर कर सकते हैं। हाँ, वो आप उसको एक्सपीरियंस कर लीजिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू। वो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो शास्त्रीय संगीत या भजन या कीर्तन या कुछ भी जो हम लोगों के शास्त्र से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, वो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इट्स गोइंग टू टर्न इनटू अ स्नोफ्लेक। ओके। स्नोफ्लेक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जी। इट्स वेरी पॉजिटिव। हाँ कि हम लोग बहुत खुश होते हैं स्नोफ्लेक को देखने के लिए। जी। और वही जो दूसरा ड्रॉपलेट ऑफ वाटर था, जो इट वाज एक्सपोज टू एन एनवायरनमेंट जो अच्छी नहीं थी, नकारात्मक था, वो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दैट व्हेन इट्स गोइंग टू फ्रीज इट्स गोइंग टू बी इन अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म। ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, वो फ्लेक बनेगा ही नहीं, वो बनेगा ही नहीं, तो वो अच्छी चीज़ निकलेगी नहीं। तो आप ये सोचिए, हम लोगों के शरीर में 70% जल है और अगर वी आर एक्सपोज टू बैड थिंग्स
नकारात्मक एनवायरनमेंट, हाँ, तो उसका क्या असर हो रहा है। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है आजकल के पीढ़ियों को सही मार्ग दिखाने के लिए, सही बिल्कुल। रास्ते को पे डालने के लिए, अपनाने के लिए। और शास्त्रीय संगीत, नृत्य, गायन, वादन, संस्कृत के कोर्सेज या कुछ भी जो हम लोगों के पारंपरिक चीज़ें हैं, मंत्र जाप है या कुछ भी भजन है, कीर्तन है, उसमें अगर हम लोग अपनी युवा पीढ़ियों को डालेंगे, आगे जाके हम लोगों को उन लोगों को गाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों ने सही मार्ग पकड़ा है शुरू से, अपना मार्ग शुरू से शुरू से चयन पकड़ा कर है लिया। तो एंड इट्स गोइंग टू बी सो बेनिफिशियल उन लोगों के शरीर के लिए, उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए, कि वो लोग गलत राह पे जाएंगे ही नहीं। आपको 10 बार बोलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग एट ईज फील नहीं करेंगे उस माहौल में। जी। तो वो लोग जब अपना जो शास्त्रीय संगीत है, नृत्य है, गायन है, वादन है, वो सुनेंगे ही, तो उन लोगों के शरीर में वो जो थिरकन आएगी, वो लोग गलत राह पे जा ही नहीं सकते। वो लोग जाएंगे ये बहुत नहीं। अच्छी बात आपने कही कि शुरू से युवा पीढ़ी को इस माध्यम से जोड़ दें कि हम गीत, संगीत या फिर नृत्य या फिर वाद्य यंत्रों से जोड़ दें, तो वो गलत रास्ता अपना ही नहीं पाएंगे। वो सही रास्ता देखेंगे और उन्हें वहीं पर तृप्ति मिलेगी। हाँ। कि वो संगीत से जुड़े या नृत्य से जुड़े या कुछ भी। अच्छा, यहाँ पर शास्त्रीय संगीत की शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 8 या 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, पर उसमें कथक, जो कि एक कथानक शैली है, उसका महत्व क्या है? देखिए, हर जितने 9 इंडियन क्लासिकल डांसेस हैं, जी। अभी सत्रिय ऐड हुआ है और यक्षगान ऐड हुए हैं। पहले 7 माने जाते थे। जी 7 इंडियन क्लासिकल डांसेस जो हमेशा से 7 बोला जाता था। जी भरतनाट्यम जो ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है, जी जो देवदासीज करते थे हाँ टेम्पल्स में। कथक है, कुचिपुड़ी है। तो ये 3 क्लासिकल डांसेस जो है वो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। फिर आते हैं मणिपुरी, ओडिसी, कथकली और मोहिनी अट्टम। तो 7 माने जाते थे। उसके बाद ऐड हुआ है यक्षगान और ऐड हुई है सत्रिय जो आसाम से है। हर एक डांस की एक ब्यूटी होती है, बिल्कुल। हर एक डांस की अपनी एक शैली टेक्नीक होती है। एक शैली होती है, अपनी टेक्निक होती है। जी कथक का ये है कि इट्स मोर फ्लेक्सिबल, और आप अपने डेली रूटीन में क्या कर रहे हैं उसको डिपिक्ट कर सकते हैं। उसको इम्प्रोवाइज भी किया जा सकता है। इसको- स्टेज पे खड़े हाँ, होते हाँ। आप कुछ भूल गए हैं, तो आप एक improvise कर सकते हैं। इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मान लीजिए, ये नहीं और है ये हार्ड भाव एंड की फास्ट बात। रूट नहीं है कि मुद्रा ऐसे थी ऐसे ही होनी ऐसी होनी चाहिए। चाहिए। मान लीजिए हम दिखा रहे हैं राह, जी हम जा रहे हैं नदी किनारे और हम बिल्कुल। दिखा रहे हैं राह। हम राह को ऐसे दिखा सकते हैं, हम राह को ऐसे दिखा सकते हैं, जी। हम राह को ऐसे दिखा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिस्टमैटिक और एकदम से हमको ऐसे ही पतली गली दिखानी है। बिल्कुल। एक हाथ से जा सकती है, दोनों दोनों हाथों से भी दिखाया जा सकता नजर है। से जा सकता है, नजर और से भी जा सकता है। तो all your facial expressions can Show that. शो कर सकते। बिना मुद्रा के भी हाँ। चेहरे से ही आप चेहरे से अपना भाव बता मान सकते हैं। लीजिए राधा गई गोपियों के साथ नदी किनारे, जी। अब कृष्ण मिल गए वहां पे जी। और राह एकदम से ब्लॉक कर रहे हैं कि तुमको जाने नहीं देंगे। अब तुमको जाने नहीं देंगे और तुमको जाने नहीं देंगे इस साइड में, अब तुमको इस साइड में जाने नहीं दिए। अब वो जब छेड़छाड़ जो हो रहा है, अब वो भी 10 तरीकों से, हर एक सब लोग अपने से, जो हम लोग अपने डेली रूटीन में जैसे कर रहे हैं, हम लोग उस तरीके से उसको वो ही अपनाते हैं। वो ही अपनाते हैं। मान लीजिए मैं भूल गई, अरे मैं भूल गई थी, या कुछ भी, वो अपने आप पे निर्धारित होता है कि आप क्या डिपिक्ट करना चाह रहे हो। बिल्कुल। एंड इट्स नॉट लिमिटेड, वो फ्लेक्सिबल है। जैसे मैंने आपको बोला था नायिका जो होती है, अष्टनायिका जो होती है, एक जो वेट कर रही है अपने पति बिलवेड के आने की, जी। अरे वेट करते 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 एक तो वेट कर रही होगी ऐसे। हाँ तो डिपेंड करता है, वो अपने मूड पे डिपेंड करता है, वो आप दिखा सकते हैं।
अब एक भजन पे आते हैं, हर एक इंसान का भाव सेम नहीं होता है। अब हम कृष्णा को दिखा रहे हैं, अब कृष्णा ऐसे दिखा सकते हैं, कोई लोग ऐसे उसका मोर पंख या फिर कहीं से भी उसको लगा सकते हैं। तो हर एक अपने अपने हर एक नृत्यांगना के अपना अपना तरीका होता है उसको डिपिक्ट उसको प्रस्तुत करने के लिए। बहुत सुंदर है, मतलब सरल रूप से भी आप बहुत कुछ डिपिक्ट कर सकते और हैं। हम लोगों का जो कथक में एक स्पेशलिटी होती है, आप एक कन्वर्सेशन में रह सकते हैं अपने म्यूजिशियंस से। जी। अब जब तबला बज रहा है, कभी कभी उसको जुगलबंदी बोलते हैं, या फिर नृत्यांगना पहले करती है या फिर तबला वाला, और एक सवाल जवाब होता है। वो जो बजा रहे हैं, यहाँ पे नृत्यांगना अपने घुंघरू के आवाज़ से वो फुटवर्क करती है और वो एक लय बनती है और एक सवाल जवाब होता है। आजकल ये भी चल रहा है, सवाल जवाब, म्यूजिशियन, नृत्यांगना और ऑडियंस। अब ये वहाँ पे बजा, वो इंटरेक्शन होती है, क्योंकि ये पहले की तरह नहीं है कि सब लोग ऐसे बैठ के एक डांस परफॉर्मेंस देखेंगे। आजकल चल रही है हम लोगों की एक बहुत फट लाइफ चल रही है। हाँ, बहुत। तो यहाँ पे 1 2 3 पैर से निकला और वहाँ पे 1 2 3 हाथ से बज सकता है। तो ये कथक की एक स्पेशलिटी होती है जो किसी और डांस फील्ड में, किसी और क्लासिकल डांस में नहीं है। ये सवाल जवाब, ये कथक शैली की स्पेशलिटी। वो कथानक होता है। जब आप इंटरेक्शन कर रहे हैं तो तभी तो वो कथा लोगों तक पहुंचती है। बिरजू महाराज जो अपनी डांस के थ्रू दिखाते थे, जो बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज जो थे, वो कथक माइस्ट्रो कहलाए जाते हैं। अभी तो नहीं है, लेकिन जो परंपरा उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, वो क्या दिखाते थे, मान लीजिए वो तो एक बहुत अद्भुत सी कला जो उनमें थी वो दिखाते थे। मान लीजिए एक ट्रेन जा रही है, वो ट्रेन की आवाज़ कैसे जा रही है वो अपने घुंघरू के आवाज़ से निकालते थे। कैसे पानी गिर रहा है, एक धबधबे से गिर रहा है, वो पानी जैसे गिरती है वो सेम आवाज़ वो अपने घुंघरू से निकालते हैं। तो वो फुटवर्क के माध्यम से और वहाँ पे तबला उसको फिल कर रहा है, या फिर सारंगी या फिर फ्लूट। तो वो ये कथक शैली की स्पेशलिटी होती है जो हर एक क्लासिकल फॉर्म में नहीं होता है। कुछ बहुत स्ट्रिक्ट है, कुछ बहुत तभी मैंने कहा कि कथानक आसान है, कथा सुना देना। तो कथक को सरल बनाना भी आवश्यक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे, हार्ड एंड फास्ट रूल रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो आप आसानी से अपनी प्रस्तुति लोगों तक पहुंचा पाते हैं। शुरू से हम लोग जो कथककार होते थे, वो लोग कहानियां सुनाते थे अपनी डेली रूटीन की ना। जी। तो वही परंपरा चलती आई है और हम लोग अपने डांस के थ्रू यही डिपिक्ट कर रहे हैं। बहुत सुंदर। गीत, नृत्य और परंपरा। आप जुड़े हुए हैं गीत, नृत्य और परंपरा से। अभी आपने एक गीत सुना, हमारी स्थानीय कलाकार गीता गजाधर की आवाज़ थी और उन्होंने कहा मन बहुत सशक्त है, मन से मानेंगे तो झूठ भी नहीं अपना पाएंगे और मन सबसे बलशाली है। तो आज हम युवा पीढ़ी को देखते हैं कि बहुत जल्दी भटक जाते हैं, बहुत जल्दी अपने पथ से निकल के कोई अन्य पथ अपना लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर अर्चना जी जुड़ी हुई हैं, जो हमें बताना चाहेंगी कि कैसे हम युवा पीढ़ी को नृत्य के माध्यम से सशक्त बना सकते हैं। क्योंकि आज युवा पीढ़ी जो है भटकी हुई है, कहीं कुछ दोस्त ने कह दिया तो उसने अपने मन पे ले लिया, कहीं माता पिता ने कुछ ऐसी बात कही वो अपने मन पे ले लेते हैं। और बहुत से लोगों को हम सुनते हैं कि उनको स्ट्रेस हो गया है, वो डिप्रेशन में चले गए हैं, वो आत्महत्या कर ली उस जवान लड़की ने, उस जवान लड़के ने। तो इन सब
भटके हुए रास्तों से कैसे हम नृत्य के माध्यम से उनको सशक्त बना सकते हैं? जैसे पहले बोला गया है कि गुड म्यूज़िक, नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, गायन और वादन कैसे किसी को बैलेंस कर सकता है जी। कैसे किसी के शरीर में वो पॉजिटिविटी ला सकती है। बिल्कुल। तो वैसे ही जो युवा पीढ़ी है, जो हम लोग देख रहे हैं आजकल बहुत फ्राजाइल हो गए, बिल्कुल नरम दिल के हो गए, एकदम कमज़ोर दिल के हो गए। तो क्योंकि वो लोग बचपन से, ऐसा नहीं है कि हर एक की गलती है, बिल्कुल। वो ट्रेंड ही जा रही है ऐसे। जी। तो बहुत फास्ट लाइफ जैसे हम लोगों ने बोला है, तो पेरेंट्स भी जॉब पे रहते हैं, दिनों में प्रौद्योगिकी के माध्यम से बहुत ज़्यादा सब कुछ बदल रहा है। हाँ, और आजकल वो लोग बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं। उन लोगों को लग रहा है वो लोग अकेले नहीं है, क्योंकि एक स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो मन चलता नहीं है, मन चंचल हो जाता है। और कोई कुछ भी बोल दे, जैसे आपने बोला, किसी पेरेंट ने कुछ बोला या किसी दोस्त ने कुछ बोला, मन पे ले लिया। अब जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है, एक रिजल्ट्स आ गए और रिजल्ट सही नहीं हुए, अब बहुत स्ट्रेस हो गया, अब डिप्रेशन में चले गए, शाम तक आत्महत्या कर ली कि अगले की पेरेंट डांटेगा करके। हम लोगों के ज़माने में भी डांटते थे, बिल्कुल, हम तो मार भी खाते थे। हाँ, लेकिन वो लोग इतने कमज़ोर हो गए क्योंकि वो डांट तक नहीं सह पाते। किसी ने कुछ बोल दिया कि आप बहुत ज़्यादा पतले हो, कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो या कुछ भी, अब इतना मन पे ले लिया कि डिप्रेशन में चले गए। बॉडी शेमिंग बहुत, और ये शब्द भी ना वो लोग आजकल इतना यूज़ करने लगे हैं कि वो चीज़ और हावी होती है वो बच्चों पे। बिल्कुल। और युवा लोग या दोस्त लोग तो होते हैं, मन की बात शेयर नहीं कर पाते। वही चीज़ अगर हम लोग रिडायरेक्ट करते हैं और वो बच्चे जो ये नई पीढ़ी जो है, जो युवा है, अगर वो लोग शास्त्रीय संगीत, नृत्य, गायन, वादन कुछ भी जब सीखने जाते हैं, तो वो जो नॉलेज वो उन लोगों को प्राप्त होगी ना, वो लोग कहीं भटक ही नहीं सकते और मन चंचल नहीं रहेगा, सशक्त होगा। हाँ, और वो लोग स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे क्योंकि वो लोग अपने पोजीशन को जानते हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी और दैट इज़ द पावर ऑफ इंडियन म्यूज़िक एंड डांस, कि आप कहीं पे भी हो, आपको सही राह पे ला सकते हैं। इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट, इफ़ यू गिव योर बेस्ट, यू सरेंडर टू दैट म्यूज़िक। आप बस अपने आप को उस पर सरेंडर करिए ना, बिल्कुल, सब अपने आप बन जाएगा। और वो जो डर उन लोगों के मन में रहती है कि कोई मुझे जज करेगा, वही चीज़ लीड्स टू डिप्रेशन, वही चीज़ लीड्स टू आत्महत्या। अगर वो लोग स्ट्रॉन्ग हैं मन से, दिमाग से, कोई तूफान भी आए तो हिल ना पाए, बिल्कुल नहीं हिला पाएंगे, बिल्कुल। बट अगर वो लोग, वो बीज ही जो है ना, अगर वो कमज़ोर है और वो बच्चा कितने घंटों तक वो लोग जुड़े रहते हैं एक स्क्रीन पे, हाँ। इंटरेक्शन ही नहीं हो रही है, ह्यूमन इंटरेक्शन। हाँ, अब कहाँ शेयर करेंगे जो मन में हो रहा है। बिल्कुल। बट वही चीज़ आप जब पहले गाना गा रहे, हमारा परिवार जो था बड़ा परिवार होता था, बहुत से संयुक्त परिवारों में sisters, बातचीत होती थी। हाँ। आज बातचीत का माहौल नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि हर एक के लिए अपना पर्सनल रूम है, हाँ। पर्सनल स्पेस है, हाँ। मी टाइम है, हाँ। तो मी टाइम में जब आपने बातचीत नहीं की और मी टाइम आपने शेयर नहीं किया, हाँ। तो वो शेयरिंग नहीं है। तो अभी ये मी टाइम लेके उसको शास्त्रीय संगीत में डालिए ना। बिल्कुल, मी टाइम चाहिए तो आप शास्त्रीय संगीत, नृत्य, गायन, वादन सीखिए, तो जो हमारा पारंपरिक था, क्योंकि तभी तो उसको शास्त्रीय बोला जाता है जी, क्योंकि उसका कुछ कुछ असर होता है जो मेडिकल होती है, जो हम लोगों को ही नहीं पता होगा आज तक, बट इट मस्ट बी हैविंग एन इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल, तभी तो पहले बीमारियां इतनी नहीं होती थी जी, तभी तो पहले इतने रोग जो आजकल सुनने नहीं थे, आज तो नए नए नाम सुनने को मिलते हैं, नए नाम सुनने को पहले मिलते कुछ था ही नहीं, क्योंकि आप जब रियाज कर रहे हैं सुबह के टाइम में, मान लीजिए
वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उठना ही वो सबसे उठना बड़ी ही बात है। आज तो बच्चे सूर्योदय देखते ही नहीं है। और जो रियाज जो वो लोग करते थे, बिल्कुल, तो जो आ निकलती है, तो वो जो सरगम वो लोग तो रियाज करने के लिए करते थे, बट दैट वाज एन एक्सरसाइज फॉर द बॉडी, दैट वाज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जो लोग सुबह उठ के रियाज करते थे बॉडी के लिए, आजकल लोग उठ के जिम जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वही चीज़ आप वही वक्त अगर अपने शास्त्रीय गायन वादन और नृत्य को देंगे, तो ये नई पीढ़ी जो है, हम लोग अपनी संस्कृति से जुड़ती जाएगी और हम लोग ये जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो भी होता है, ऐसे छोटे छोटे रोगों से दूर रह सकते हैं। वो हम लोग अपने युवा पीढ़ी को सही मार्ग पे ला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। और अब क्योंकि घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि हम कार्यक्रम के अंत की ओर जा रहे हैं, आप एक नृत्यांगना होते हुए आप कितने घंटे रियाज करती हैं? पहले रियाज करते थे बहुत, जब कॉलेज में रहते थे जी। तो क्लासेस शुरू होती थी, तो लेकिन क्लासेस जाने से पहले खुद का रियाज करना पड़ता था, खुद से करना पड़ता था। तो आज जो छात्र जुड़े हुए हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? आपका संदेश क्या रहेगा कि उनको कितने घंटे रियाज करना चाहिए? क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो समय तो दे रहे हैं पर सही मायने में नहीं दे पा रहे हैं। वो सही होना, शेड्यूल हेक्टिक हो गया ना, हेक्टिक हो गया। उसे ट्यूशन पे भी जाना है, उसे स्टडीज भी करनी है। तो मान लीजिए कोई 15 से 30 मिनट अगर रोज दे, जो सीख रहे हैं और कायदे से सीखना चाहते हैं, और जो अपने लाइफ में उस चेंज लाना चाहते हैं, तो सही मायने में जोड़ना चाहते हैं, मायने में जोड़ना चाहते हैं जी, मिनिमम 15 से 30 मिनट अगर रोज करें तो इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है। बहुत आगे बढ़ेगा। तो एक तो नंगे पैर, जैसे अभी पूरा समझाया है कैसे मुद्रा और सब, तो बॉडी में बैलेंस अपने आप हो जाएगा। आप एक शिक्षिका हैं, आप इतने छात्रों से डील करती हैं, कभी आपको स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस तब होता है जब हम लोग अपने बच्चों को स्ट्रेस में देखते हैं। कुछ बच्चे आप नोटिस करते हैं बॉडी लैंग्वेज से, उनके बॉडी लैंग्वेज में, आपके क्लास में आए, आप नोटिस करते हैं, एक डांस टीचर पकड़ लेगा, कोई एक जो आर्ट से जुड़ी हुई है, आर्ट से जुड़े हुए लोग पकड़ेंगे। मेरे पापा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली के छात्र रह चुके हैं जी, तो उनसे मैंने थिएटर सीखा था। वो आप पकड़ सकते हैं किसी के बिहेवियर से, किसी के चलने से, किसी के एक्सप्रेशन से आप पकड़ सकते हैं। चेहरा बहुत कुछ बता देता है, उसमें आंखें और ज्यादा बयान कर जाती हैं। और ये मैंने अपने पापा से सीखा, वो फट से पकड़ते थे, मूड ऑफ है, क्या हुआ है, क्यों है, तो हो सकता है ये मैंने उनसे प्राप्त किया है। तो ये और परिवार में बहुत महत्वपूर्ण है, जब कोई परखता है आपको, चाहे वो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे जब क्लास में आते हैं, हम लोग बॉडी लैंग्वेज से पकड़ सकते हैं। और जैसे आपने अभी पूछा कि कैसे वो लोग, मतलब हम लोग परख सकते हैं कि क्या चल रहा है, तो ये मैंने खुद देखा है। आप बात कर रहे हैं और आपने एक छोटी सी एक ऐसी जगह टच की, या फिर फूट के रोने लग जाते हैं, या फिर एकदम से शांत हो जाते हैं, तो आप पकड़ सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो फिर मैं अपने क्लास में सारे बच्चे चले गए, एक जिसको मैंने परखा कि कुछ तो हुआ है, मैंने स्पॉट किया है, उसको अलग से बुलाती हूँ, कुछ ना कुछ अभी निकलेगा, और वो निकालना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे आजकल हम लोग फेस करते हैं कि बच्चे सोच रहे, कुछ बच्चों ने कभी ये भी बोला है कि उन लोगों के मन में ये रोज़ आता है कि कुछ गलत करें, बट दैट इज़ नॉट द वे। आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में वो परख आ गई क्योंकि आप नृत्यांगना हैं, पर हम अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से जुड़े तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक माध्यम है नृत्य, जैसा कि हमारा कार्यक्रम बताता है, गीत, नृत्य और परंपरा। तो आज के लिए इतना ही। हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर अर्चना जी को, और हमारे प्रोडक्शन हेड जो बैठे हुए हैं सत्यन जी और कवीश, जिन्होंने ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाया। एक अन्य कार्यक्रम के साथ, कुछ जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
RM3 Radio.